ओके आज जो चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह उसका नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ठीक है. बिफोर आई स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि इससे पहले जो मैं मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहा था, इस मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर मुसलसल हो क्या रहा था. मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट अकाउंटिंग. इसको वेरिएबल कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं. पता है ऐसा क्यों है? दिमाग लगाओ. तुमने और मैंने जब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ी, मुसलसल हर सवाल के अंदर हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा ये भी छोड़ो, तुमने और मैंने जब डिसीजन मेकिंग पढ़ा तो कितने डिसीजन पढ़े? विच प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट टू सीज ट्रेडिंग. फैसला डिसीजन किस पे हुआ? कंट्रीब्यूशन पर. याद रखना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. व्हाट सेलिंग प्राइस टू चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट, फैसला किस पे हुआ? डिसीजन मेकिंग किस पे हुई? टोटल कंट्रीब्यूशन पे. तुमने और मैंने एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पढ़ा, किस पे फैसला हुआ? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पॉजिटिव. तुमने और मैंने स्कार्सिटी पढ़ा ना, लिमिटेड रिसोर्स. व्हाट प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी अंडर द कंडीशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. किस पे फैसला हुआ? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर. हुआ कि नहीं? एवरी सिंगल डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. पता है क्यों? बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग फोकसेस ऑन वेरिएबल कॉस्ट. इसका फोकस ही वेरिएबल कॉस्ट पे होता है, इसका फोकस ही कंट्रीब्यूशन पे होता है भाई. ये कहता है कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, प्रोडक्ट चलाओ. टोटल कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है, सेलिंग प्राइस सेट कर दो. कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर से क्वांटिटी डिसाइड करो. दुनिया में इसके बाद, बिकॉज ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पे फोकस करता था, दुनिया में इसके बाद एक कॉस्टिंग का मेथड आया जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. इसको फुल कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फुल कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट पे, सिर्फ वेरिएबल पे फोकस नहीं करना, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स कॉस्ट दोनों पे फोकस करना है. फोकस दोनों पे करना है, लेकिन ज्यादा फोकस पता है किस पे करना है? फिक्स कॉस्ट पे. ज्यादा फोकस किस पे करना है? अभी बताता हूं क्यों. सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, यस और नो? कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हो तो क्या आता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है फोकस तो दोनों पे कर लेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन द फिक्स कॉस्ट, क्योंकि सही फिक्स कॉस्ट सही प्रॉफिट की तरफ आपको लेके जाती है. मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजंस किस पे होते थे? कंट्रीब्यूशन पे. लेकिन क्या कंट्रीब्यूशन से कारोबार चलते हैं? कंट्रीब्यूशन से घर चलते हैं? कंट्रीब्यूशन से कारोबार और घर नहीं चलते दोस्त. कंट्रीब्यूशन के अलावा फिक्स कॉस्ट जब माइनस हो जाता है ना, तो प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट से कारोबार और घर चलते हैं. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है डू नॉट फोकस ऑन वेरिएबल कॉस्ट, डू नॉट फोकस ऑन वेरिएबल कॉस्ट, डू नॉट focus on variable cost, focus on the fixed cost, because that helps you generate profit. यह आपको प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है. इससे पहले क्या होता था, चलो ये सीखते हैं. इससे पहले जब मार्जिनल कॉस्टिंग होती थी ना, तो फोकस तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे होता था. एक मार्कर बनाई, उसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल लगा $10, डायरेक्ट लेबर लगी $6, वेरिएबल ओवरहेड लगा $4. बताओ पूरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? $20.
अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग तो फोकस ही वेरिएबल कॉस्ट पे करता था। वेरिएबल कॉस्ट देगी $20, फिक्स कॉस्ट पे कोई फोकस नहीं है, नहीं पता कितनी फिक्स कॉस्ट लग रही है, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस सेट कर दी। हाँ यार, मार्कर $30 का बेच देते हैं क्योंकि फोकस ही सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। तो कंट्रीब्यूशन क्या आया? $10। लेट्स से फिक्स कॉस्ट है $3, प्रॉफिट हो गया $7। गुड। मार्केट में ना, मार्केट में $25 का मार्कर अवेलेबल है। मार्केट में कितने का मार्कर अवेलेबल है? $20। तो क्या मुझसे ₹30 का कोई मार्कर खरीदेगा? आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। दिस इज कॉल्ड ओवर प्राइसिंग। तुम ज्यादा पैसे का मार्कर बेच रहे हो। अब आपने ये प्राइस क्यों सेट की? क्योंकि आपको फिक्स कॉस्ट पता ही नहीं थी। आपने फिक्स कॉस्ट पे फोकस किया ही नहीं। जब आपने फिक्स कॉस्ट पे फोकस नहीं किया, आपने ओवर प्राइसिंग कर दी। ओवर प्राइसिंग में आप महंगा मार्कर बेच रहे थे। यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट क्योंकि आपके कंपेटिटर्स $25 का मार्कर बेच रहे हैं। अच्छा, ओवर प्राइसिंग के अलावा अंडर प्राइसिंग भी हो सकती है। आपने देखा वेरिएबल कॉस्ट $20 है, आपने बोला यार मार्कर है ना, कंपेटिटर 25 का दे रहा है, मैं 22 का दूंगा। गुड। आपने 22 का मार्कर दिया तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 2। आपकी फिक्स कॉस्ट क्या थी? $1। अब क्या हुआ? $1 का। अगेन यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। आप नुकसान से बंद हो जाओगे। भाई, आप फोकस ही वेरिएबल कॉस्ट पे कर रहे थे ना, आपने फिक्स कॉस्ट के बारे में कभी सोचा ही नहीं। एक दफा आपने ओवर प्राइसिंग करी, यू वर थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट बाय द कंपेटिटर्स। एक दफा आपने अंडर प्राइसिंग करी, आपने लॉस करके बंद कर दिया। बोथ ओवर प्राइसिंग एंड अंडर प्राइसिंग, बोथ आर डिसएडवांटेजेस फॉर द बिजनेस। एक में आपको मार्केट बायर फेंक देगी, एक में आपको लॉस बायर फेंक देगा। सही तरीका क्या है? वेरिएबल कॉस्ट 20, फिक्स कॉस्ट 3, आप दोनों पे फोकस कर लो। अब आपकी टोटल कॉस्ट क्या है? 20। अब आप सेलिंग प्राइस सेट कर लो 24। तो मार्केट से सस्ता दे रहे हो और प्रॉफिट में भी हो। देखो, प्रॉफिट में भी हो और मार्केट से भी सस्ता दे रहे हो। मेरे बच्चों, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज नोन एज फुल कॉस्ट अकाउंटिंग। और जब बिजनेस डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है ना बेटा, तो फैसला सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को देख के, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन पे फैसले नहीं लिए जाते। दोनों कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, दोनों इंपॉर्टेंट है। और एब्जॉर्प्शन कहता है फिक्स कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज बेयर मिनिमम, इट्स बेसिक। हर प्रोडक्ट को वेरिएबल कॉस्ट कवर करनी चाहिए। मार्कर को अपना मटेरियल, अपना लेबर, अपना वेरिएबल ओवरहेड कवर करना चाहिए। गेम उस वक्त है जब आप अपनी फिक्स कॉस्ट कवर करते हो तो आप प्रॉफिट जनरेट करते हो, और प्रॉफिट से ही कारोबार और घर चलते हैं, कंट्रीब्यूशन से नहीं चलते। Absorption costing is full cost accounting, and while decision making, not only variable cost but also fixed costs should be considered. और absorption costing करता ही फोकस फिक्स कॉस्ट के ऊपर है, ताकि आप ओवर प्राइसिंग और अंडर प्राइसिंग के मसलों से बाहर आ सको। क्योंकि अब आपको फिक्स कॉस्ट पता होगी ना, तो ना ओवर प्राइसिंग करोगे ना अंडर प्राइसिंग करोगे। तो पहली बात तो यह है कि बच्चों को यह बात पता होनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फोकसेस ऑन फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट को तरीके से रिकॉर्ड करना है, तरीके से एब्जॉर्ब करना है और एक्यूरेटली एब्जॉर्ब करना है, एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है। एब्जॉर्ब मींस रिकॉर्ड हियर, कि फिक्स कॉस्ट को कैसे ट्रीट करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है।
दैट इज इंपॉर्टेंट। और मैं पता है हमेशा क्या कहता हूं, लेट्स से आदम लिमिटेड एक फैक्ट्री है जो डेनिम जीन्स बनाता है, जीन्स की ट्राउजर्स बनाता है डेनिम। आपको पता है दुनिया का कोई भी बिजनेस हो ना, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना बेटा, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। कितनी कैटेगरीज में? 2। एक को कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब है वो डिपार्टमेंट जहां प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही होती है। और बिजनेस में दूसरे टाइप ऑफ डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं? सर्विस डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट्स पूरे बिजनेस की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को और दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स इन अ बिजनेस। नेचर ही 2 हैं, एक प्रोडक्शन, एक सर्विस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है और सर्विस डिपार्टमेंट बाकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। लेट्स से आदम लिमिटेड के अंदर, आदम लिमिटेड के अंदर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं जिसमें डेनिम जीन्स बनती है। एक का नाम है कटिंग, इसमें डेनिम जीन्स का कपड़ा कट रहा होता है, ठीक है। दूसरा स्टिचिंग, यहां पे डेनिम जीन्स स्टिच हो रही होती है, सही है। 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एक का नाम है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर इंजीनियर्स बैठे हुए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेंटेन कर लेते हैं डिपार्टमेंट्स को। और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है कैंटीन। कैंटीन पूरे बिजनेस में जितने डिपार्टमेंट्स हैं सबको खाना प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब ये मेरी पूरी फैक्ट्री है, इसमें जगह देखो, जगह देखना। सबसे ज्यादा जगह है ना वो कटिंग डिपार्टमेंट ने ली हुई है, फिर जगह स्टिचिंग डिपार्टमेंट ने ली हुई है, फिर थोड़ी थोड़ी जगह मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने ली हुई है, और फिर थोड़ी जगह कैंटीन ने ली हुई है। अच्छा, कटिंग में लेबर ज्यादा है, वो हाथ से कपड़ा कटता है। स्टिचिंग में मशीन से डेनिम जीन्स स्टिच हो जाती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पता है क्या कहता है? कहता है सबसे पहली बात तो यह है कि आपको फिक्स कॉस्ट पे फोकस करना है, वो मैंने आपको सिखा दिया है। दूसरा कहता है अगर मेरे बिजनेस में कोई फिक्स कॉस्ट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल रेंट, कि मेरी फैक्ट्री का पूरा रेंट $100,000 है, कहता है फिक्स कॉस्ट को हर डिपार्टमेंट में डिवाइड करो। हर डिपार्टमेंट में क्या करो? डिवाइड। इसके लिए वो वर्ड यूज करता है अपोर्शन। क्या वर्ड यूज करता है? अपोर्शन। कहता है फिक्स कॉस्ट्स शुड बी अपोर्शनड इनटू ईच डिपार्टमेंट। सर कैसे डिवाइड करना है? मैंने कहा इट इज डिवाइडेड ऑन अ सूटेबल बेस। सूटेबल बेसिस के ऊपर डिवाइड होता है। किस पे डिवाइड होता है? सूटेबल बेस का मतलब होता है व्हाट योर ब्रेन एक्सेप्ट्स इज सूटेबल। तुम्हारा दिमाग क्या एक्सेप्ट करता है सूटेबल क्या है? मैंने कहा रेंट का मतलब होता है जगह। जगह का रेंट होता है ना। जो डिपार्टमेंट ज्यादा फ्लोर एरिया लेगा, फ्लोर एरिया जो ज्यादा जगह लेगा वो ज्यादा रेंट देगा। फॉर एग्जाम्पल कटिंग के पास सबसे ज्यादा जगह है तो कटिंग को रेंट दे दो 50,000। स्टिचिंग के बाद इसके बाद जगह है तो इसको रेंट दे दो 30,000। मेंटेनेंस और कैंटीन के पास थोड़ी थोड़ी जगह है, इन दोनों को रेंट दे दो 10,000। जिस डिपार्टमेंट के पास जितनी जगह होगी ना, फ्लोर एरिया, जमीन का हिस्सा, वो उतना रेंट देगा। यार ये सूटेबल बेसिस नहीं है क्या? दिमाग नहीं एक्सेप्ट कर रहा। जो डिपार्टमेंट ज्यादा जगह लेगा वो ज्यादा रेंट देगा, जो डिपार्टमेंट कम जगह लेगा वो कम रेंट देगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है
your fixed overheads should be accurately divided in all the departments using a suitable basis. Suitable basis का मतलब what your brain accepts is suitable for this cost. तुम्हारा दिमाग क्या कहता है कि रेंट का सुटेबल बेस क्या होना चाहिए? मैंने कहा फ्लोर एरिया. जिसके पास जितनी जगह होगी वो उतना रेंट देगा, सीधी बात है. दूसरी कॉस्ट आ गई, इलेक्ट्रिसिटी. लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी का बिल फिक्स कॉस्ट आई 50,000. इसको भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन करो. इसको भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन कर दो. आप बताओ इलेक्ट्रिसिटी कैसे अपोर्शन होगी? मैंने कहा जो जितनी पावर कंज्यूम करेगा, जो जितनी पावर कंज्यूम करेगा उसको इतनी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देना पड़ेगा. कटिंग में तो लेबर काम कर रही है, इतनी पावर इस्तेमाल नहीं होती. लेट्स से कटिंग को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं 10,000. स्टिचिंग के अंदर बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं. डेनिम पैंट स्टिच होती है तो उसको सबसे ज्यादा पावर इस्तेमाल की होगी ना उसने, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी. लेट्स से $30,000. ये आ गई इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट. बाकी मेंटेनेंस और कैंटीन के अंदर कोई खास इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं है. मेंटेनेंस में लेट्स से लैपटॉप चलते हैं इंजीनियर्स के. कैंटीन में फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन्स पड़े हुए हैं, तो लेट्स से इन दोनों की इलेक्ट्रिसिटी लग रही है 5,000 एंड 5,000. तो भाई आपने कैसे डिवाइड किए? ऑन द सूटेबल बेस, दैट इज पावर. जो ज्यादा पावर इस्तेमाल करेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देगा. तीसरी फिक्स कॉस्ट, लेट्स से तीसरी फिक्स कॉस्ट इज सुपरवाइजर सैलरी. ये भी फिक्स कॉस्ट है. लेट्स से $40,000 कि सुपरवाइजर सैलरी $40,000 है. अब भाई सुपरवाइजर सैलरी को कैसे डिवाइड करोगे? मैंने कहा सुपरवाइजर कौन होता है? जो लेबर को सुपरवाइज करता है ना. सबसे ज्यादा लेबर किसके पास है? कटिंग डिपार्टमेंट के पास. तो सबसे ज्यादा सुपरवाइजर सैलरी कटिंग डिपार्टमेंट को मिल जाएगी. लेट्स से 30,000. स्टिचिंग में इतनी लेबर है ही नहीं तो इसकी सुपरवाइजर सैलरी थोड़ी कम है, 6,000. बाकी इसमें इतनी लेबर नहीं है मेंटेनेंस और कैंटीन के अंदर, तो इनकी सुपरवाइजर सैलरी लेट्स से विल बी 2,000 एंड 2,000. तो आपने सुपरवाइजर सैलरी को किस बेसिस पे डिवाइड किया? ऑन द नंबर ऑफ वर्कर्स. नंबर ऑफ वर्कर्स या द नंबर ऑफ लेबर. मेरे बच्चों, द फर्स्ट थिंग इज टू रियलाइज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ फुल कॉस्ट अकाउंटिंग. इट फोकसेस ऑन फिक्स्ड कॉस्ट मोर. And then it says if you allocate absorb fixed overheads properly, अगर तुम फिक्स कॉस्ट को या फिक्स्ड ओवरहेड को प्रॉपरली एलोकेट करते हो ना, तो तुम अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकते हो, बेहतर सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हो. इसके लिए तुम्हें फिक्स कॉस्ट को तरीके से डील करना होगा. अ बिजनेस कंप्राइजेज ऑफ 2 डिपार्टमेंट्स. नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन एंड सर्विस. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है अपनी फिक्स कॉस्ट को हर डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉपरली अपोर्शन करो. अपोर्शन मतलब डिवाइड करो ऑन अ सुटेबल बेसिस. सुटेबल बेस का मतलब व्हाट योर ब्रेन एक्सेप्ट्स इज सुटेबल फॉर द कॉस्ट. रेंट फ्लोर एरिया पे जाएगा, जो जितनी जगह लेगा वो उतना रेंट देगा. इलेक्ट्रिसिटी पावर पे जाएगा, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बेयर करेगा. सुपरवाइजर सैलरी, जिस डिपार्टमेंट के पास ज्यादा लेबर या ज्यादा वर्कफोर्स होगी उसको ज्यादा सुपरवाइजर सैलरी मिलेगी. आप चेक कर लो. 100,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 इज टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ $190,000. और ये चेक कर लो 90 120 oh sorry 90 and 66 and then 17 and then 17.
90, 66, 17 एंड 17, 190,000 ही बनेगा। यानी फिक्स कॉस्ट को एक्यूरेटली हर डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है। पहली चीज तो यही है, यू हैव टू डिवाइड द फिक्स कॉस्ट्स इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स on a suitable basis so that accurate fixed cost is borne by every department. हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी फिक्स कॉस्ट को बेयर करेगा। उसके बाद आप ये टोटल करते हो कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितनी फिक्स कॉस्ट ली है। कटिंग $90,000, स्टिचिंग $66,000, maintenance is $17,000, and canteen is also $17,000. आप हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को सूटेबल बेसिस पे डिवाइड कर लेते हो। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू डू, एंड दिस थिंग इज डन ऑन अ फिक्स्ड ओवरहेड एनालिसिस शीट। ये किस पे किया जाता है? फिक्स्ड ओवरहेड एनालिसिस। ये एक ऐसी शीट होती है जिसमें आप अपने फिक्स कॉस्ट को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेते हो। पहला ये स्टेप है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जब फिक्स कॉस्ट है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट की अलग अलग हो जाती है ना, कितना आसान है एक डेनिम जीन्स के ऊपर फिक्स कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना। गौर से सुनना, it is fairly easy to absorb fixed overhead of the production department onto the denim jeans. Let's say मैं तुमसे कहता हूं मैंने 10,000 डेनिम जीन्स बनाई हैं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कितना आसान है, क्योंकि डेनिम जीन्स वहां से गुजरती है ना। डेनिम जीन्स कटिंग डिपार्टमेंट से गुजरी ना, डिवाइडेड बाय 10,000। एक जीन्स पे कितनी कॉस्ट लगी कटिंग की? $9। 66,000 को डिवाइडेड बाय 10,000 जीन्स कर दिया। कितना आसान है? 6.6। भाई, इट इज इजी टू एब्सॉर्ब द फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिकॉज आउटपुट पासिस थ्रू इट। डेनिम जीन्स वहां से गुजर रही है, कट भी हो रही है, स्टिच भी हो रही है, लेकिन इट इज नॉट इजी to absorb the fixed overhead of the service department. Service department के fixed overhead absorb नहीं हो सकते। पता है क्यों? Because output does not pass through it. क्योंकि क्या डेनिम जीन्स मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से गुजरेगी? क्या डेनिम जीन्स सर्विस डिपार्टमेंट से, कैंटीन से गुजरेगी? खाना खाने कैंटीन गई डेनिम जीन्स? तो हम कहते हैं it is easy to calculate the cost per unit of the production department because output passes through it. But it is not easy to calculate the cost per unit of the service department because output does not pass through it. तो अब इसका सॉल्यूशन पता है क्या होता है? हम क्या करते हैं, हम अपनी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हम अपनी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करना पर यूनिट इजी है ना। डेनिम जीन्स पासेस थ्रू इट, डिवाइड बाय 10,000 डेनिम, ये रहा। कट भी हो रही है, स्टिच भी हो रही है, तो डिवाइड करना आसान है ना बेटा। बट सर्विस डिपार्टमेंट से डेनिम जीन्स प्रोडक्ट गुजरा है नहीं ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एब्सॉर्ब द फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट ऑन पर यूनिट बेसिस। आप नहीं कर सकते पर यूनिट, तो आप इस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देते हो। पहली चीज तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ फुल कॉस्ट अकाउंटिंग, focuses on variable and fixed both, but more emphasis is on fixed cost, so that you can avoid the problem of overpricing and underpricing. Fixed cost पता होनी जरूरी है ताकि बेहतर सेलिंग प्राइस सेट कर सको। उसके लिए अगर एक्यूरेट फिक्स कॉस्ट चाहिए तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि एक बिजनेस में 2 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन एंड सर्विस। हर डिपार्टमेंट में हर फिक्स कॉस्ट अपोर्शन करो, डालो डिवाइड करके ऑन अ सूटेबल बेसिस, और फिर चेक करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट कितनी है, सर्विस डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट कितनी है। फिर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट तो एलोकेट हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि प्रोडक्शन
प्रोडक्ट डज नॉट पास थ्रू इट, तो हम सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये सारा काम किया जाता है ऑन अ फिक्स्ड ओवरहेड एनालिसिस शीट। इंशाल्लाह हम सीखेंगे आगे इंशाल्लाह।